अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्ट के बारे में। ठीक है, जितने भी प्रोटिस्ट हैं उनको किंगडम में रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा इनकी किंगडम है और किंगडम प्रोटिस्टा में ना हमारे पास 3 तरह के प्रोटिस्ट आ जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं और कुछ प्लांट लाइक होते हैं और कुछ फंगस लाइक होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एनिमल लाइक होते हैं ना उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो हैं वो होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं। और जो हमारे पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं ये वो होते हैं जो डीकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि खुद डिकम्पोज करके किसी भी फूड को डिकम्पोज करके उससे अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। तो अब हमारे पास जो इस चैप्टर में हम बेसिकली फोकस करेंगे, हम प्रोटोजोआ के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। वैसे जनरली प्रोटिस्ट चाहे वो एनिमल लाइक हो, प्लांट लाइक हो या फंगस लाइक हो, ये सारे वो एनिमल्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं और इनके बॉडी जो होती है वो एक सेल पर मुश्तमिल होती है। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। ठीक है, यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप है जो कि यूनिसेलुलर है और वो प्रोटिस्ट का ग्रुप है। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी हैं जो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि मिलकर इकट्ठे ग्रुप बना लेते हैं और कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। तो इसके अंदर पाए जाने वाले मेंबर्स या तो यूनिसेलुलर हैं या वो कॉलोनियल लाइफ गुजारते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिकली हम इसमें से देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है, हम देखेंगे इसमें कि इसका जो ओरिजिन है वो एंसेस्ट्रल आर्किया से हुआ, यानी कि इसमें हम ये देखेंगे कि ज़मीन पे जो सबसे पहली लाइफ आई थी ना वो आर्किया थे। आर्किया जो थे वो ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि एनएरोबिक कंडीशंस में रह सकते थे और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, बाद में तब्दीलियां आई और जो पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर आए थे ना वो प्रोटिस्ट आ गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोटिस्ट है ये यूनिसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाई जाती है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लेते हैं। इनके अंदर यूनिसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनके अंदर जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर तमाम लाइफ जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही गुजारी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम पढ़ेंगे, जितने भी मेंबर्स पढ़ेंगे इसके, हमें 7 डिफरेंट इसके हमें फाइला हम स्टडी करेंगे और वो कौन कौन से हैं। 7 प्रोटोजोवन फाइला: सार्कोमिस्टिकोफोरा, लेब्रिंथोमॉर्फा, एपिकम्प्लेक्सा, माइक्रोस्पोरा, एसिटोस्पोरा, मिक्सोजोआ, सिलिफोरा, यानी कि 7 हम इसके फाइलम हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा कहते हैं कि जो आप इसको पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि इसका इंसान की ज़िंदगी के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ है, इंसान की वेलफेयर और इंसान की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले उन्होंने बताया है कि हम सब के जो भी फॉसिल रिकॉर्ड है ज़मीन पर उससे हमें ये पता चलता है कि तमाम प्रोटिस्ट और एनिमल्स जो हैं जो आजकल के ज़माने में पाए जाते हैं ये सब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जब हुई थी और उस कैम्ब्रियन पीरियड में तकरीबन जो 550 मिलियन ईयर्स पहले का टाइम है उस टाइम पर ये तमाम आजकल के एनिमल्स और प्रोटिस्ट मौजूद थे। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ये प्रोटिस्ट और ये एनिमल्स जो आजकल हम देखते हैं जो उस ज़माने में भी मौजूद थे, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से ये बने, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर्किया से बने और ये किस तरह बने। इसके लिए जो सबूत है फॉसिल की फॉर्म में वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम आजकल के जो मौजूदा एनिमल्स हैं उनके स्ट्रक्चर और उनकी बॉडी के फंक्शन के हवाले से हम थोड़ा अंदाजे लगा लेते हैं। तो ये जस्ट इन्होंने ये बताया है कि थोड़ा सा ये इसके बारे में स्टेटमेंट इन्होंने दी है। आगे से हम इन्होंने बताया है कि हमारे पास जितने भी प्रोटिस्ट हैं जो इस प्लानट पर मौजूद हैं वो पुराने आर्किया से ओरिजिन हुआ उनका। ठीक है, तो कहते हैं कि इस प्लैनेट के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो थे एंशियंट मेंबर्स ऑफ आर्किया। पुराने आर्किया यहाँ पर मौजूद थे। फिर आर्किया के अंदर तब्दीली आई और उन्होंने अपने अंदर तब्दीली के बाद जो पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनाए थे जो कि तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर्स को पहले की बात है। तो जो पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना था वो था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट सारे। ठीक है, तो किस तरह एक एंशियंट आर्किया से यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट बना ये आप एफएससी में एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस में पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने अब एफएससी की बुक खोल के एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस एक दफ़ा देख लेना है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे एक एंशियंट एनएरोबिक जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो एक एरोबिक यूकैरियोट में तब्दील हो गया था। ठीक है,
तो इसके बाद इन्होंने कहा है कि बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को एग्री करते हैं कि प्रोटिस्ट जो हैं, जितने भी प्रोटिस्ट हैं, उन सब का जो एंसेस्टर है वो एक आर्किया नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ आर्किया थे, डिफरेंट आर्कियंस ग्रुप थे, यानी मुख्तलिफ तरह के आर्किया थे जिनसे आजकल के प्रोटिस्ट बने हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक पोलीफाइलेटिक ग्रुप है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये एक पोलीफाइलेटिक ग्रुप है, क्योंकि इसका एक एंसेस्टर नहीं बल्कि इसके सेपरेट एंसेस्टर यानी कि मुख्तलिफ एंसेस्टर हैं और इसका सेपरेट ओरिजिन हुआ। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमने किया है उसके हवाले से हमारे पास जो प्रोटिस्ट के फाइला हैं वो 7 से 45 हैं, लेकिन जो हम अपनी बुक में स्टडी करेंगे हम 7 फाइला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने इसकी टाइप्स बताई हैं प्रोटिस्ट की। कुछ प्रोटिस्ट होते हैं वो एनिमल प्लांट लाइक होते हैं क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं। कुछ होते हैं वो एनिमल लाइक होते हैं क्योंकि वो हिट्रोट्रॉफिक होते हैं और वो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। और ठीक है, और लेकिन हम जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनको स्टडी करेंगे और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को कहते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा का फ़र्क पता हो। तो आपने याद रखना है कि प्रोटिस्ट जो होते हैं वो उसमें ये एक जनरल टर्म है जिसमें एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी शामिल होते हैं, जबकि प्रोटोजोआ जो है ये उन प्रोटिस्ट को कहते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं और जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने ये पिक्चर बनाई हुई है और इस पिक्चर में ये बता रहे हैं कि ये एक अमीबा की पिक्चर है। और ये किस अमीबा की पिक्चर है? ये पिक्चर है निगलेरिया फोवेरी की। ठीक है, और ये निगलेरिया फोवेरी जो है ये एक अमीबा है और ये एक बीमारी इंसानों में कॉज करता है और उसका नाम है मेनिंजियोसेफेलाइटिस। ठीक है, मेनिंजियोसेफेलाइटिस में क्या होता है कि जो ब्रेन है ना उसके अंदर जो मेनिंजेस हैं यानी कि जो मेम्ब्रेन्स दिमाग के अंदर होती हैं और जो ब्रेन का सराउंडिंग एरिया सारा उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है ना, इस अमीबा की जो ये बीमारी कॉज करता है इसकी फेस लाइक ये स्ट्रक्चर है और ये क्या करता है, ये फेस लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फूड को खाता है, यानी कि ये जब ब्रेन में रहता है तो वहाँ से नरिशमेंट लेता है, वहाँ से फूड लेता है। तो अब हमने स्टार्ट करना है लाइफ विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लाइफ विद इन द सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम क्या देखेंगे, ये देखें जी, हमारे पास प्रोटोजोआ जो है इन्होंने कहा कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है और इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ नॉट अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। समटाइम्स अगर हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ले लें और उसके टिश्यूज़ में से कोई सा भी सेल पकड़ ले तो उसकी निस्बत ये प्रोटोजोआ का एक जो सेल है वो ज़्यादा उससे कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इस एक सेल ने ही बहुत सारे यानी कि तमाम ऑर्गेनिज्म के फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जबकि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका जो एक सेल होता है वो इतना स्पेसिफिक नहीं होता। हाँ ठीक है, कुछ प्रोटोजोन फाइला में कुछ इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और कॉलोनीज बनाते हैं। इन्होंने बताया कि प्रोटोजोआ इतना भी सिंपल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो कि इकट्ठे रहते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। जैसे कि हमको पहले एक लेक्चर में भी बताया था कि कॉलोनीज बनती है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी नज़र आ रही है और इसमें ढेर सारे सिंगल जो हैं वॉलवॉक्स इकट्ठे हुए हुए हैं, उन्होंने कॉलोनी बनाई हुई है। ठीक है, और ये जो आपको गोल गोल कॉलोनीज नज़र आ रही हैं ये डॉटर कॉलोनी है और ये जो बड़ी आपको नज़र आ रही है गोल ये पेरेंट कॉलोनी है। तो ये जो है इस तरह ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। कॉलोनी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर मोस्ट ऑफ द फंक्शंस। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स आपस में इकट्ठे रह रहे होते हैं वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते कामों के लिए, लेकिन कुछ हद तक उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हमने देखा था मौजूद होती है। प्रोटोजोन कॉलोनीज जो होती हैं कभी कभार कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स होती हैं कि क्या करते हैं अपने अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, वो कहते हैं चलो हम रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, कुछ कहते हैं चलो हम फीडिंग कर लेते हैं। इस तरह वो अपने दरमियान में कामों को डिवाइड कर लेते हैं और खुद स्पेशलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर इतना ज़्यादा वो स्पेशलाइज रहते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हालांकि वो एक इंडिविजुअल सेल्स की मिलके कॉलोनी बनी होती है, लेकिन देखने में हमें ऐसे लगता है कि वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉलोनी के दरमियान में फ़र्क करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। अब हमारे पास प्रोटोजोआ के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं किसी भी यूकैरियोट के ऑर्गेनेल्स की तरह इसके अंदर भी ऑर्गेनेल्स अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने दूसरे यूकैरियोट्स में देखा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनके अंदर और उनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, ये सारे उसके ऑर्गेनेल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन प्रोटोजोआ के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ख़ास तौर पर वो यूनिसेलुलर लाइफ स्टाइल के हवाले से स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये हमारे पास एक प्रोटिस्ट की एक पिक्चर है और इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गेनेल्स नज़र आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको।
ठीक है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। आपको ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा है, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है इसके अंदर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। वन बाय वन हम इसके सारे कुछ ऑर्गेनाइज जो है उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि इसके अंदर एक पेलिकल मौजूद होती है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेलिकल क्या होता है। ठीक है, तो पेलिकल जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होती है बहुत सारे प्रोटोजोआ में, और पेलिकल बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ना एक लेयर होती है पेलिकल की। ठीक है, तो पेलिकल जो होती है वो फ्लेक्सिबल भी होती है, लेकिन इतनी भी फ्लेक्सिबल नहीं होती, थोड़ी हद तक इतनी रिजिड होती है कि वो प्रोटोजोआ की शेप को मेंटेन रखती है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि पेलिकल क्या होती है। पेलिकल आपने ये याद रखना है कि बिल्कुल इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बिल्कुल नीचे करके, कि देखिए आपको ये पेलिकल की हेडिंग मिल रही है, देखिए ज़रा थोड़ा सा और इसको बड़ा करके देखते हैं आप। ये देखिए यहाँ पर आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर बाउंड्री, उसके नीचे इतना सा एरिया उन्होंने कहा कि ये पेलिकल का, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। ये फ्लेक्सिबल होता है लेकिन कम से कम इतना रिजिड होता है कि इसकी शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर इन्होंने पेलिकल के बारे में बताया। नेक्स्ट उन्होंने साइटोप्लाज्म के बारे में इसके बताया है। ठीक है, ये जो है दूसरी चीज़ जो हम इसकी स्टडी करेंगे वो इसके साइटोप्लाज्म के बारे में हमने स्टडी करना है। और साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोजोआन का, नेक्स्ट हम इसके साइटोप्लाज्म को देखते हैं। साइटोप्लाज्म जो है ये दो रीजन्स पर मुश्तमिल होता है। जो साइटोप्लाज्म जो सेल के बाहर वाली साइड पर होता है वो एक्टोप्लाज्म है, और जो सेंटर में साइटोप्लाज्म होता है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, जो एक्टोप्लाज्म होता है जो बाहर से होता है ये ज़रा क्लियर होता है और ज़रा मजबूत होता है, यानी कि ज़रा गाढ़ा होता है। ठीक है, और जबकि जो एंडोप्लाज्म है वो ज़रा ग्रेनुलर दानेदार होता है और फ्लूइड यानी कि ज़्यादा लिक्विड होता है। ठीक है ना, अब जब अमीबा मूव करता है जो कि एक प्रोटिस्ट है, उसके अंदर एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म दोनों हैं, तो उसके अंदर जब सूडोपोडिया बनता है ना, तो एक एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म की खास तरीके से एक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से उसकी लोकोमोशन होती है। और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखी। इन्होंने कहा है कि दोनों स्टेट्स जो होती हैं साइटोप्लाज्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती हैं, तो उस तरीके इसके इंटर कन्वर्ट होने की वजह से लोकोमोशन होती है। ठीक है, अगर हम इस पिक्चर में देखें अमीबा की, तो यहाँ पर आपको हम बता सकते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से इसके साइटोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो आपके पास ये जो बाहर वाला इतना साइटोप्लाज्म है, इतना सा एरिया है जो कि बाउंड्री के पास है, ये वाला इतना सा सारा एरिया। ठीक है, ये एक्टोप्लाज्म है जो कि क्लियर और फर्म है, जबकि सेंटर वाला थोड़ा ग्रेन्युलर है और ये ज़रा फ्लूइड है, और ये एंडोप्लाज्म है। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट जो है हमने इसके अंदर देखना है कि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल से पहले इधर यहाँ पर आपने हेडिंग डालनी है, जहाँ पर मोस्ट मेरीन प्रोटोजोआ है यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन की हेडिंग डालेंगे। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट या सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है ना, एक बैलेंस रखना होता है वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन का, उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमारे पास जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो मेरीन प्रोटोजोआ होते हैं, उनके अंदर तो वाटर और सोल्यूट का एक बैलेंस मौजूद होता है, लेकिन जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर जो कि वो पानी में, ऐसे पानी में रहते हैं जिसमें नमकियात इतने ज़्यादा नहीं होते, वो फ्रेश वाटर है, और पानी चूँकि बाहर ज़्यादा है और प्रोटोजोआ की बॉडी के अंदर सॉल्ट्स ज़्यादा है और पानी कम है, तो बाहर से पानी जो है उसकी बॉडी के अंदर मूव करेगा, तो उसकी वजह से उसके अंदर पानी ज़्यादा भर जाएगा और उसको रेगुलेट करना पड़ेगा वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को अपने साइटोप्लाज्म में। कैसे रेगुलेट करना पड़ेगा कि उसको अपना जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर यही बताया है कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ के अंदर वाटर जो होता है वो अंदर एंटर हो जाता है ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि बाहर जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन पानी में कम है, जबकि प्रोटिस्ट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाता है। तो फिर एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल को इस्तेमाल करते हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है जी, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल को अगर हम देखेंगे इस पिक्चर में, तो आपके पास कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये कहाँ पर है? दिस इज कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये छोटे छोटे वैक्यूल्स के आपस में मिलने से बनता है। ठीक है, मिलने को लिखते हैं कोएलेसेंस। ठीक है ना, उनकी आपस में कोएलस होने की वजह से ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल बन जाता है, और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में जो एक्सेस वाटर होता है ना वो सारा इसके अंदर एंटर हो जाता है। वो कैसे इसके अंदर एंटर होता है? इसके साथ ये मुंसलिक है, देखिए ये ट्यूब्स ही हैं, इनको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्स।
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो एक्सेस वाटर है वो इन ट्यूब के अंदर चला जाता है। ये उनको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कलेक्ट करती हैं साइटोप्लाज्म से एक्सेस वाटर को। एक्सेस वाटर जब इसके अंदर भर जाता है तो फिर उसके बाद वो एक्सेस वाटर जो है वो इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकल कर फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में चला जाता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से फिर एक्सेस वाटर इसकी बॉडी से बाहर कैसे निकलता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं और वो उनकी कंट्रैक्शन की वजह से वो जब कंट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वो कंट्रैक्ट होता है और इसका सारा पानी जो है वो ओपनिंग के जरिए से बाहर निकल जाता है। तो फिर अब आप यहाँ से इसको देख लेंगे हम यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर जो है इसको एम्प्टी करना यानी कि इसको बाहर, इसमें से पानी को बाहर निकालने के लिए माइक्रो फिलामेंट्स इस्तेमाल होते हैं। सॉरी मैंने आपको माइक्रो ट्यूब्यूल्स कह दिया था, एक्चुअली यहाँ पर माइक्रो फिलामेंट्स हैं जो कि एक्सेस वाटर को जो है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल से सेल के से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसकी फीडिंग आ जाएगी, यहाँ पर फीडिंग एंड डाइजेशन लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो एब्जॉर्प्शन करते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। या फिर ये क्या करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, या समटाइम्स ऐसे करते हैं कि पूरे का पूरा फूड जो होता है उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। इंजेक्शन का मेथड इनके अंदर क्या है, एंडोसाइटोसिस का, क्योंकि इनके अंदर माउथ तो नहीं होता, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनके अंदर इंजेक्शन एंडोसाइटोसिस के जरिए से पॉसिबल है, ठीक है। कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो फूड को एक खास रीजन के जरिए से अंदर लेके जाते हैं, उनके अंदर एक खास माउथ लाइक रीजन होता है और उसे कहते हैं साइटोफेरिंग्स। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको पता नहीं चाहिए साइटोफेरिंग्स क्या है, कि एक माउथ से मिलता जुलता, एनालॉगस टू माउथ का मतलब है माउथ से मिलता जुलता रीजन होता है इनके अंदर जिससे ये फूड को खाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब फूड इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो फूड वैक्यूल के अंदर होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फूड वैक्यूल के अंदर जो होता है एसिड बन जाता है और फिर वो एसिड जो होता है वो उस फूड वैक्यूल के अंदर पड़े हुए खाने को डाइजेस्ट करता है, हेल्प कराता है डाइजेशन में। फिर उसके बाद ये फूड वैक्यूल जो होता है वो लाइसोसोम के साथ मिल जाता है। आपको पता है कि लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें हाइड्रोलेजेस होते हैं और जो है डाइजेशन करने के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो लाइसोसोम जो होता है उसके सारे एंजाइम फूड वैक्यूल के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर उसके बाद लाइसोसोम जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर शामिल हो जाता है और वो सर्कुलेट करता है पूरे साइटोप्लाज्म में। और जो फिर इसके बाद क्या होगा कि ये पूरा जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जब ये पूरे सेल में सर्कुलेट करेगा तो वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हर जगह पर सेल में पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तमाम न्यूट्रिएंट सेल के हर हिस्से तक पहुंचाती रहते हैं। अब जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर सिर्फ वेस्ट बाकी रह जाता है, न्यूट्रिएंट्स तो सारे बाहर निकल जाते हैं। अब जो वेस्ट रह गए हैं ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर सिर्फ वेस्ट रह जाते हैं उसे हम कहते हैं इजेक्शन वैक्यूल है। और फिर इजेक्शन वैक्यूल क्या करता है कि ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए से जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को किसी भी पॉइंट पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए से या पेरिकल के जरिए से बाहर निकाल देता है और वो जो ओपनिंग पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं वो साइटोपाइज है। अब हम आते हैं इसी पिक्चर की तरफ और उधर पिक्चर से हम देख लेते हैं कि इसमें साइटोफेरिंग्स और साइटोपाइज कहाँ पर है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये साइटोपाइज नज़र आ रहा है और साइटोफेरिंग्स जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। साइटोफेरिंग्स जो है ये एक ऐसा रीजन है जो एनालॉगस टू माउथ है, यहाँ से फूड जो है वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। फूड अंदर चला गया और आपके पास ये फूड जो है इस तरह ये वैक्यूल बन गया और इसके अंदर ये फूड है, ठीक है। उसके बाद इस फूड के साथ ये जो लाइसोसोम है ये यहाँ पर था पहले, इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने एंजाइम्स में फेंक देगा, इसकी डाइजेशन होगी अंदर पड़े हुए फूड की और जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सेल में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पर न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसके अंदर डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और जब न्यूट्रिएंट्स डिलीवर हो जाएंगे फिर अंदर सिर्फ वेस्ट रह जाएगा और वो इजेक्शन वैक्यूल कहलाएगा। फिर उसको हम फूड वैक्यूल नहीं कहेंगे, इजेक्शन वैक्यूल कहेंगे। बाद में फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा या पेरिकल के साथ फ्यूज कर जाएगा और एक ओपनिंग बनेगी जिसे साइटोपाइज कहते हैं और उसके जरिए से सारे वेस्ट होते हैं वो सेल से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोटोजोआ जो होते हैं ना, ये छोटे से होते हैं, उनका लार्ज सरफेस एरिया इन प्रोपोर्शन टू देयर वॉल्यूम होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सरफेस एरिया, ठीक है। किसी भी जब सरफेस किसी की ज़्यादा होती है ना हम कहते हैं उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो इसको बेसिकली हम ऐसे समझा सकते हैं, जो मैं मेथड इस्तेमाल करती हूँ वो ये कि अगर आप रोटी पकाने की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। जब आप रोटी पकाते हो तो पेड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो पेड़ा बनाते हैं उसमें भी उतना ही आटा होता है और जब आप उसे बेल लेते हो
जब आप उसे बेल लेते हो तो तब भी उसमें उतना ही आटा होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जब उसको बेल के रोटी पक जाती है तब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो पेड़े की फॉर्म में होता है तब उसकी सरफेस एरिया कम होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर भी ऐसे ही है कि इसमें ये जो होते हैं सेल्स छोटे होते हैं लेकिन उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया के ज़्यादा होने की वजह से डिफ्यूजन ज़्यादा हो सकती है, गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है और एक्सक्रीशन जो है इससे ईजिली हो सकती है, ठीक है। इनके अंदर एक्सक्रीशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है, ठीक है ना। तो अमोनिया किस तरह बनता है, नाइट्रोजनस बाय प्रोडक्ट है, और ये प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके अंदर जो वेस्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट बनता है, वो अमोनिया होता है, और अमोनिया को ये अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। और गैसेस का एक्सचेंज और एक्सक्रीशन जो है ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए से होता है, इसके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास मेंटेनेंस फंक्शंस हैं, और मेंटेनेंस फंक्शंस पे कोई भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके जो है इस तरीके से आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मुख्तलिफ टर्म्स है कि ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह करते हैं, इनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं।